हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और तीसरा चैप्टर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर था जिसमें हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे। यूटिलिटी एनालिसिस मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर मार्शल ने इन्वेंट किया था। प्रोफेसर मार्शल ने यह बताया कि यूटिलिटी जो होती है उसे नंबर में मेज़र किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और जब उसे नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है तो जिस कमोडिटी के कंजम्पशन करने के बाद हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, हमें उसी गुड का कंजम्पशन करना है। वो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला गुड्स होगा। ठीक है, तो हमने कल इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी थी कुछ, कि होता क्या है, कंज्यूमर कौन होता है और यूटिलिटी क्या होती है। इससे रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे। तो आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर आगे फर्दर बढ़ाते हैं और इसके अंदर पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे एक पर्सन कोई भी एक कमोडिटी का कंजम्पशन करेगा, जैसे जैसे वो अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती चली जाएगी। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जैसे जैसे कोई एक पर्सन एक कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स, वो एक कमोडिटी का यूज़ करता है एप्पल। अब जैसे जैसे वो एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज करता जाएगा ना, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि जब वो एप्पल की फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब दूसरी यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली ही कम होगा, क्योंकि वो पहले पहले ही ऑलरेडी उसी सेम गुड का कंजप्शन एक बार कर चुका है। अब फिर दोबारा वो जब उसका थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा, 5 यूनिट को कंज्यूम करेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन करता जाएगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, उसको यूज़ करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। सपोज़ इन जनरल लाइफ के अंदर हमने कोई सेल फ़ोन ख़रीदा, तो शुरू शुरू के दिनों में तो हमें सेल फ़ोन जो नया लिया होगा उसको ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि वो सेल फ़ोन है वो पुराना होता चला जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है। हर चीज़ पे जो भी कंज्यूमर मार्केट के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं ये लॉ उन सब पे अप्लाई होता है और इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है जिस पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई ना होता हो, भले ही आप कोई भी कमोडिटी ले लीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल वाले 2 एग्जांपल्स में आप लोग देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें मैंने आपको टीयू टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको निकालना सिखाया था। कैसे फाइंड आउट की जाती है ये मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक बार फिर आप उस प्रीवियस वीडियो पे जाइएगा, उसे चलाइएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देखेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर डिक्रीज़ होने लग गई है। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका बिहेवियर हमेशा सेम है। उसका बिहेवियर सेम इस वजह से है क्योंकि उससे मिलने वाली उस गुड को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो हमेशा कम होगी। उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाएगा। जब सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये थी मेरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन इसकी अब कुछ बेसिक एजम्पशंस भी है, जैसे ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। जैसे कोई भी एक यूनिट गुड का कंजम्पशन कर रहे हो तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्ड यूनिट ही आपने कंटिन्यूसली कंज्यूम की हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने किसी भी गुड का जैसे मान लीजिए आपने एक कप ऑफ टी पहली बार में ली, उसके बाद आपने दोबारा आपको जो टी लेनी है वो दोबारा सिमिलर होनी चाहिए पहले वाले की, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो सबकी एक होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कमोडिटी का जो कंजम्पशन होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन तो आप लोग आज कर रहे हो, एक कमोडिटी का कंजम्पशन आप लोग कल कर रहे हो, तो उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कुछ टू बेसिक एजम्पशंस भी होती हैं हमारे यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक है, 6 नंबर पे आता है मेरा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
ये ही इसी को पढ़ने के लिए हमने हमारा पूरा चैप्टर पढ़ा है। देखिए इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन है वो सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रो चैप्टर्स को छोड़ के उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर आता है सप्लाई, प्रोडक्शन, रिटर्न टू द फैक्टर वाले रूल्स। और उसके बाद आता है मार्केट, जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में मीट करते हैं और गुड एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज होता है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं पूरी इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो, वो इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो ये है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to that situation in which कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जिसको कंज्यूमर अटेन करने के बाद ना तो फर्दर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखे, ना ही उससे पहले अपने कंजम्पशन को स्टॉप करे। जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा कि कंजम्पशन का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को कोई भी गुड के कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मैक्सिमम होता है। जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ना तो वो फर्दर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा और ना ही उस पॉइंट से पहले अपने कंजम्पशन को रोकेगा। अगर उसने उस पॉइंट के बाद भी फर्दर अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू रखा तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाएगी, और अगर उससे पहले उससे अपने कंजम्पशन को रोक दिया तो वो सेटिस्फेक्शन में आ ही नहीं पाएगा। इस वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर पहुँचने के बाद ना तो अपने कंजम्पशन को फर्दर इंक्रीज़ करना चाहे और ना ही उससे पहले अपने कंजम्पशन को रोकना चाहे। वो स्टेज जो होती है वो होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की भी कुछ असम्पशंस हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशंस दी गई है किताब में वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए The consumer is in equilibrium when given his income and market prices. He plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes total satisfaction. कि अपने इनकम को इस तरह से स्पेंड करे मार्केट के में जितने भी प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके गिवन प्राइसेस पे कि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। जब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। फिर बात आती है assumptions relating to consumer equilibrium। सबसे पहली assumption है rational consumer। Consumer is assigned as a consumer is assumed to be rational। A rational consumer is one who wants to get मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। देखिए रेशनल कंज्यूमर क्या है? रेशनल कंज्यूमर वो है जो मार्केट में जाता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड एंड सर्विसेज का परचेज करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन मार्केट में गया और किसी दूसरे के लिए गुड एंड सर्विसेज का परचेज कर रहा है। अब परचेजर तो कोई और है और कंज्यूमर कोई और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर जो होना चाहिए वो खुद की इनकम स्पेंड करके खुद के सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने वाला होना चाहिए, ऐसा रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कि कार्डिनल यूटिलिटी, कि जितनी भी यूटिलिटी है ये पूरा जो कंसेप्ट है ये कार्डिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड है। ठीक है। ऑर्डिनल वाला हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूटिलिटी को नंबर में मेज़र किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, के ये यूटिलिटी जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सपोज़ हमने एक कोई गुड का कंजम्पशन किया, अब जब दूसरे यूनिट का हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो पहले वाले से वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक कमोडिटी का यूज़ करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसा पहले बताया था कि एक कप ऑफ टी होनी चाहिए या एक पूरा एप्पल होना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और चौथी assumption जो है वो सबसे मेन है, वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट, कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, इट मीन्स कि आपने जैसे मान लीजिए आज मार्केट में गए और आपने 100 रुपीज़ खर्च किए दिए। अब 100 रुपीज़ खर्च करने के बाद आपने कुछ गुड एंड सर्विसेज परचेज़ कर लिए और फिर आप घर आके आपने उन गुड्स का सर्विसेज का कंजप्शन कर लिया। तो उनको कंजप्शन करने के बाद सपोज़ कीजिए आपको 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। 100 रुपीज़ इक्वल्स टू 40 यूटिल्स। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। आप फ्यूचर में जब कभी भी मार्केट में जाओगे, जब कभी भी खर्चा करोगे, जब तक आप 100 रुपीज़ खर्च करोगे, अगर आपको उनसे 40 यूटिल्स मिलेंगे तब तो आप अपना
एक्सपेंडिचर करोगे। अगर आपको 40 यूटिल से कम मिलेगा तो आप कभी उसको एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, ठीक है। इसका यही मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, से मनी से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। उसके बाद आता है 7th पॉइंट कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, अब यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, यानी कि वो कौन कौन से क्राइटेरियाज होंगे, वो कौन कौन से सेटिस्फेक्शन होंगे, वो कौन सा, हम वो पॉइंट को कैसे एसरटेन करेंगे जहाँ पे कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। अब ना तो फर्दर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा, ना पहले अपने कंजम्पशन को रोकेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम एसरटेन कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। पहला तो है कि जब सिर्फ सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है, और दूसरा पॉइंट है जब 2 कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस। तो परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये 3 फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू। सपोज कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस में इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब कोई भी गुड के कंजम्पशन करने के बाद उस गुड से मिलने वाला जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी तो होनी चाहिए मैक्सिमम, और मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए ज़ीरो। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो उस सिचुएशन में जो मेरा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये तो कहता है मेरा गोल्डन रूल, ठीक है। तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होनी चाहिए। जिस पॉइंट पे ये होगा वही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि 1 रुपये जब हम खर्च करते हैं तो उससे मिलने वाले जो यूटिल्स हैं वो 2 हैं। तो हमारी जो मीज़रिंग जो हमने लिया है मेज़र करने के लिए वो ये है कि जब भी 1 रुपये को स्पेंड करेंगे तो हमें उससे मिलने वाले जो यूटिल्स होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। और लेट प्राइस, प्राइस का जो एक्स है, एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो है 4 रुपये पर यूनिट। तो मार्जिनल शेड्यूल जो एक्स दे रखा है वो ये है कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उससे मिलने वाली उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है 20 18 16 8 0 और -5, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये तो यूटिल्स के अंदर है, और हमने 1 कमोडिटी केस के अंदर ये देखा था कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो और मार्जिनल यूटिलिटी रुपये में कन्वर्ट करने के बाद जो कमोडिटी का प्राइस है और मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्राइस है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कमोडिटी तो दे रखी है कि 1 2 3 4, और हमें मार्जिनल यूटिलिटी भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। रुपये में कन्वर्ट करने पे कैसे करेंगे कि 2 यूटिल्स जो है वो 1 रुपये के बराबर है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर 2 का डिवाइड देंगे। 20 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 और -5 डिवाइड बाई 2। जब डिवाइड देंगे तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो रुपये में आया वो आएगा 109840 और -2.5, ठीक है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल मेरा कंप्लीट हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी को रुपये के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्स के कितनी यूनिट को कंज्यूम करें जिससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम आने के लिए कितने यूनिट्स का कंजम्पशन करना चाहिए। अब कंजम्पशन की जो स्टेज होगी वो ये होगी कि कमोडिटी का कंजम्पशन जो हो रहा है, एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो उसके मार्जिनल यूटिलिटी
जब हम मनी में कन्वर्ट कर देंगे तो उन दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो फर्स्ट यूनिट को बाय करेगा। देखिए फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पे उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी वो 20 यूटिल्स मिले थे, और 20 यूटिल्स को जब हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रुपये के इक्वल आएंगे। वाइल प्राइस ऑफ एक्स जो होंगे वो 4 हैं। अब यहाँ पे प्राइस तो कम है लेकिन मिलने वाली जो यूटिलिटी है अभी 4 रुपये, खर्चा तो सिर्फ 4 रुपीज़ की है, और उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो 10 रुपये के इक्वल है। तो कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट को डेफिनेटली परचेज करेगा। अब बात आती है सेकंड यूनिट की, कि सेकंड यूनिट से जो हमें यूटिल्स जो मिले वो तो 18 मिले हैं, और एक यूटिल्स जो है वो 2 को जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो मनी में आएगा वो तो आएगा 9 रुपीज़, जबकि हमने इस 9 रुपये के सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए सिर्फ 4 रुपये का कंजम्पशन, 4 रुपये का एक्सपेंडिचर किया है, तो सेकंड यूनिट भी खरीदेंगे। इसी तरह से कंज्यूमर जब तक यूनिट्स को खरीदता जाएगा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस कमोडिटी की, उसको जब प्राइस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कमोडिटी की एक यूनिट के प्राइस में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वापस शेड्यूल में, शेड्यूल ये कहता है कि जब 8 यूनिट तक हम कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि जब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 4 का कंजम्पशन हो रहा है और हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली है यूटिल्स में वो 8 मिली है, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एम आएगा रुपये में वो तो 4 आएगा। अब इस सिचुएशन में 4 रुपीज़ जो है वो कमोडिटी के प्राइस के इक्वल हो रहा है। 4 रुपये हमें उस कमोडिटी की एक यूनिट को कंजम्पशन करने पे 4 यूटिल्स मिले, 4 रुपये का इक्वल यूटिलिटी मिला, और हमारी जो कमोडिटी की प्राइस है वो भी 4 रुपये पर यूनिट है। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर जब एक्स की कमोडिटी की 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर लेगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो ये तो थी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा। इसे डायग्राम के थ्रू भी बताया जा सकता है कि सबसे पहले डायग्राम बना, वन कमोडिटी केस है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है हमेशा नेगेटिव होती है, तो जहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन ऑफ यूटी ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट के इक्वल होंगे, प्राइस भी देखिए यहाँ पे 4 है और यूनिट भी हमने 4 परचेज़ की है, तो यानी कि कंज्यूमर परचेज़ करेगा ओ बी क्वांटिटी को परचेज़ करेगा, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में आएगा। ठीक है, अब जो हमने पूरा जो भी यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा उससे हमें कुछ एजम्पशंस मिली है फॉलोइंग जो हमें पढ़नी ज़रूरी है, कि एम यू जो कर्व होता है वो फर्स्ट ये है कि कुछ रेफरेंस हैं कि एम यू जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज़ करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, प्राइस जो है किसी कमोडिटी का वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए और फिक्स रहना चाहिए, जो कि इस स्कैनेरियो में ₹4 है। Each point on MUX curve show the MUX in term of money, कि MU को हमने मनी में मेज़र करना पड़ेगा, MU को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब उसे मनी में कन्वर्ट करेंगे और जब मेरी मार्केट प्राइस होगी कमोडिटी की वो इक्वल होनी चाहिए, जहाँ पे इक्वल होगी वहीं पे मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है कमोडिटी एक्स की, तो उसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको कन्वर्ट किया तो सिंगल कमोडिटी के प्राइस के इक्वल उसकी यूटिलिटी मिली, तो इस सिनेरियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा जब उसने 4 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया। ठीक है, आगे जो केस बनता है वो बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। तो ये टू कमोडिटी केस तो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पुट कीजिएगा। आगे की आगे का लेसन हम लोग पढ़ेंगे कल, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।